हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं जीएस डोज की सीरीज़ और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को करते हैं जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और स्पेसिफिकली अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर तो हम बात करेंगे यूपीएससी एंड जो स्टेट पीएससी हैं उनके एग्ज़ाम्स जो आपके 2024 के अंदर कंडक्ट होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर दिस इज द पार्ट 6 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़ और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ जीएस डोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी गई हैं एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हैड द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो ये फॉर्म होती है जुलाई 1946 को। ठीक है, तो यहाँ पर आईएनसी, बेसिकली आईएनसी की जब हम यहाँ बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक लार्जेस्ट पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्स पार्टी थी इस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने 208 सीटें क्या करी थी, वॉन करी थी। कितने में से? आउट ऑफ 296 में से 208 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी अकेले। ठीक है, तो दिस इज द डोमिनियन पार्टी और बेसिकली द लार्जेस्ट पार्टी इन दैट पीरियड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सेकंड स्टेटमेंट है द कांग्रेस असेंबली पार्टी was unofficially forum consisting of the constituent assemblies Congress party member and some special invitees were provision to the constitution were discussed। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिसे लीड कौन कर रहे थे इस टाइम पर लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये फंक्शन करती थी एज अ इनफॉर्मल बट ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। ठीक है, एक इनफॉर्मल ग्रुप था बट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जिसके अंदर कांग्रेस मेंबर्स जो थे और को सब कुछ अलग स्पेशल इन्विटीज थे, मतलब जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इस ग्रुप के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि एक प्रॉपर शेप और डिस्कशन देने के लिए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी। थर्ड स्टेटमेंट में पूछा गया है देयर वर नो विप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, आपने एक विप जो है ये वर्ड आज की डेट में अगर हम बात करें तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में आपने कई पॉलिटिकल पार्टीज को सुना होगा कि उन्होंने फलाना पार्टी ने 3 लाइन का एक विप जारी किया है कि सभी उनके मेंबर्स जितने भी हैं एमपी या एमएलए उनको पर्टिकुलर हाउस में किसी बिल के वोटिंग के टाइम पर या डिस्कशन होना है उस टाइम पर उनको प्रेजेंस रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नो, ऐसा नहीं है। इस टाइम पर भी विप का जो प्रोविजन था वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, यहाँ पर गलत है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। The Indian Constituent Assembly had a 15 women members, 15 women members थी यहाँ पर। Who among the following was not a member of Constituent Assembly? ठीक है, तो इनमें से Constituent Assembly की मेंबर नहीं थी, वो कौन सी थी? यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उषा मेहता। अब उषा मेहता जो है इनको हम किस नाम से, मतलब बेसिकली इनको हम जानते हैं इनके योगदान के लिए इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर इन्होंने एक सीक्रेट रेडियो जो है प्ले किया था, बेसिकली फॉर द अवेयरनेस और अपनी बातें रखने के लिए आम जनता के बीच में अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो उसके लिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड शी इज़ अ इंडियन फ्रीडम फाइटर स्ट्रगलर। ठीक है, एट दैट टाइम। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर नहीं थी। बाकी अगर जो हम बात करें दुर्गा भाई देशमुख जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी और ये एक जानी मानी सोशल वर्कर थी और इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काफ़ी अहम रोल निभाया था। ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर जो मैं बात करूँ तो इनका कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये रहा कि भाई इन्होंने जब सोशल वर्कर थी तो इन्होंने सोशल इश्यूज, पर्टिकुलरली अगर जो हम बात करें वुमेंस की एंड चिल्ड्रंस की, उनके मुद्दों को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में रखा था। एनी मैस्करेने जो हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी और ये एक प्रोमिनेंट लीडर थी फ्रॉम केरला। ठीक है, कहाँ से थी? केरला से थी।
ठीक है, इनका भी रोल फ्रीडम फाइटर मतलब फ्रीडम के दौरान काफ़ी रहा है। और सरोजिनी नायडू को सभी लोग जानते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनका भी रोल रहा है, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मॉन्टेग्यू का जो पद है ये कौन है, ये है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, और क्लेम्सफोर्ड कौन है उस टाइम पर, ये है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट जो है, या इसे हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से 1919 का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट से एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपकी करेक्ट है। तो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, इट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स किया गया था, बट यहाँ पर क्या हुआ, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रावधान है वो कर दिया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंशियल यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। यहाँ पर इस एक्ट ने नहीं, ये जो पावर का ऑफ डिवीजन है ये हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो पावर ऑफ डिवीजन है सेंटर और प्रोविजंस के बीच में, उसे फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या आप इसे कहते हैं फेडरल लिस्ट हो गई एक, तो दूसरी थी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, फेडरल और प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक, और तीसरी आपकी कंकरेंट लिस्ट। तो ये इस तरीके से 3 लिस्टों में डिवाइड किया गया था, जिसमें फेडरल लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 सब्जेक्ट्स थे, एंड जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर 36 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकते थे। दिस कम्स अंडर द 1935 नॉट 1919। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो गई रॉन्ग। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अलाउड टू हैव देयर ओन सेपरेट बजट। ठीक है, अब इस मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंतर्गत पहली बात जो प्रोविंशियल बजट है उसको सेंट्रल बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, और ऑथराइज किया गया था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो अपना बजट खुद बना सकती है, उस पर खुद काम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स फॉर डायरकी एट प्रोविंसेस इन विच द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी फोर्थ वाली ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1919 के एक्ट के अंदर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का जो डिवीजन हुआ था, ठीक है, वो 2 पार्ट्स के अंदर होता है। एक होती है ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरी थी आपकी रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है फोर्थ गलत हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो गलत हो गई, तो आपके कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, तो पहली और तीसरी, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। सो द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 established द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अब देखिए ये स्टेटमेंट वैसे तो आपकी करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स आपको देखने को मिलती हैं, एक थी कलकत्ता, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी स्टेट्स थी। ठीक है, प्रेसिडेंसी शहर थे, बेसिकली टाउन थे, जहाँ पर 2 जुडिशियल सिस्टम बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे। जुडिशियल सिस्टम में जैसे कि यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट एक देखने को मिलती थी, नॉट वो वाली सुप्रीम कोर्ट जो 1935 के एक्ट के अनुसार बनी थी, वो नहीं, ये दूसरी सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सिमिलर टू दैट इन प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि सरदार दीवानी आपको एक देखने को मिलता था, या फिर सरदार निजामत अदालत। ठीक है, निजामत अदालत, तो ये आपको देखने को मिलता था। तो इस तरीके की जो जुडिशियल सिस्टम एक बेसिकली यहाँ पर जो बना हुआ था, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी या इनकन्वीनियंट चीज़ें थी वहाँ के जो इनहेबिटेंट लोग थे, जो निवासी थे उनकी।
ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया था, जिस एक्ट का नाम था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। ठीक है। और इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि जो उस टाइम पर ये पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी इन प्रोविंसेस के अंदर, उनको और सदार अदालतों को प्रेसिडेंसीज में सभी जगह खत्म कर दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पर क्राउन ने ये अधिकार दिया कि भाई वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं हाई कोर्ट इन पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर। ठीक है। फेडरल कोर्ट वॉज सेटअप इन 1920। देखिए 1920 में फेडरल कोर्ट नहीं सेटअप हुआ था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए एक एक्ट हुआ था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके तहत फेडरल कोर्ट को स्थापित करने की बात कही गई थी। ठीक है। और जिसके तहत 1937 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली, या फेडरल कोर्ट आप इसे कहते हैं, उसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि करेंसी एंड क्रेडिट देश के अंदर जो होंगे उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी भी स्थापना करी गई थी। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स भी इस्टेब्लिश किया गया था इसी दौरान, ना कि 1920 में 1919 के अनुसार। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। करेक्ट पूछा था तो ओनली वन रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर पहली स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द बाइकैमरल, मतलब द्वे सदन, मतलब जो लोअर हाउस एंड अपर हाउस है उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन ऑल द 11 प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंट्रोड्यूस किया था 6 आउट ऑफ 11, मतलब सब में नहीं, जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस के अंदर जो है बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और वो प्लेसेस थे बेसिकली आपके बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस, दैट इज आज का जो उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंस एंड दैट इज उत्तर प्रदेश। इनमें क्या है, बाई कैमरल सिस्टम हुआ, जिसके अंदर अपर हाउस हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, और लोअर हाउस हुआ जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है। तो ऑल तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, द रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन वाज वेस्टेड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप की लिस्ट आपने देखी, तो 3 लिस्टें होती हैं, एक होती है फेडरल लिस्ट, एक होती है आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, और दूसरी होती है, थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो जो ये है आपका रेसिड्यूरी पावर, ठीक है, रेसिड्यूरी पावर जो है, दिस इज डिस्क्रिशन पावर किसकी, गवर्नर जनरल। ठीक है। जैसे हम आज की डेट में भी पढ़ें तो पॉलिटी के अंदर जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो किसके पास चली जाती हैं, पार्लियामेंट के पास, या फिर और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। तो उसी तरीके से रेसिड्यूरी पावर किसके पास रहती थी, गवर्नर जनरल के पास रहती थी, ना कि फेडरल गवर्नमेंट के पास। दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग वन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज अलाउड टू बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर डायरकी को जो है वो क्या कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था 1935 की जब हम बात कर रहे हैं प्रोविंसेस के अंदर, और उसे प्रोविंस के अंदर हटाकर इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी प्लेस पर। ठीक है। और इसी एक्ट के अनुसार बेसिकली देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि खर्चा जो है फेडरल गवर्नमेंट अपना वहीं से निकालेगी, है ना, पैसा सिक्योरिटी के लिए जो पैसा है, तो ये तो शुरू तो हुआ था 1937 से शुरू हुआ था, बट दिस वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। 2 साल तक चला, उसके बाद ये चीज़ से डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट है। करेक्ट पूछा था। ठीक है। तो ओनली 3 है, तो ओनली 3 दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correctly explain the term polity? Polity term को जो explain करने के लिए कौन सी statement जो है वो best appropriate है, या एक है या 2 है 3 है, जो भी है आपको बतानी है। पहली statement है, it refers to the form of government or organization or organized society including a state, kingdom or a republic. This is a polity. ठीक है। ये properly explain करता है आपके polity के term को। ठीक है। एज वेल एज इसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज एन एंटिटी कंप्राइजिंग ऑफ टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी। दिस इज समहाउ नॉट रिलेटेड विद द एग्जैक्टली पॉलिटी, दिस इज रिलेटेड विद द स्टेट। अगर जो हमें किसी स्टेट को डिफाइन करना है,
तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर उसकी। यहाँ पर आप स्टेट कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी एक देश की बात करेंगे, तो दिस इज रॉन्ग वन। थर्ड स्टेटमेंट है it is a system of government in which the power is vested in the people who ruled either directly or through the freely elected representative. So ये जो चीज़ है ये एक बात कर रहा है पर्टिकुलरली, ये भी आपका पॉलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, दिस इज समहाउ रिलेटेड विद द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज डिफाइंड एंड लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज टॉक अबाउट द लिमिटिंग गवर्नमेंट, लिमिटिंग और डिफाइनिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी, डिफाइनिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग है। पॉलिटी को जो बेस्ट डिस्क्राइब कर पा रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट वो है ओनली वन, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट वन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इट हैज बीन it has elected member as a representative from provinces। तो ये आपका करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं कहाँ से, एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है, अब वो जैसे कि प्रोविंसेस की जब हम बात करते हैं तो वो प्रोविंसेस आपके आते हैं मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, और इस टाइप का इलेक्शन जो है बेसिकली क्या था, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इट वॉज फुल्ली सोवरेन बॉडी एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। ठीक है, तो नहीं, एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन इट वॉज नॉट फुल्ली सोवरेन बॉडी, इट वॉज फर्स्टली कन्विंस्ड दैट इन दिसंबर 1946। ठीक है, बट इट वॉज फॉर्म्ड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये किसकी सिफारिश पर बनी थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने जो प्रपोज किया था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, सो इसका प्लान कोई भी सोवरन, कंप्लीटली सोवरन असेंबली बनाने का कोई सीन नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी स्टेटमेंट बी आपका क्या है वो गलत है यहाँ। स्टेटमेंट थ्री, इट्स कंपोजिशन वॉज डिसाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका जो क्रिएशन है वो भी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ है। ठीक है, और इस प्लान के अकॉर्डिंग असेंबली के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389 की रहेगी, 389 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, और जिसमें से इस 389 में से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के लोग रहेंगे, और 93 जो है वो रहेंगे प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, तो इस तरीके से डिविजन्स देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं या हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है यूनाइटेड प्रोविंस से, दैट इज आज का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से, जितने थे 55 लोगों की संख्या यहाँ से चुनकर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो दो करेक्ट हैं, दैट मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपको बतानी है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट वन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस बोथ द टर्म इंडिया एंड भारत इंटरचेंजेबली। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म भारत एंड इंडिया इज टू बी यूज इंटरचेंजेबली। तो मतलब इंटरचेंजेबली नहीं लिखा हुआ है, बट बेसिकली ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है, तो बेसिकली वो एक दूसरे के इंटरचेंजेबली भी, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो G20 की सबमिट हुई थी वहाँ पे इंडिया ना लिखकर, मतलब बेसिकली जो कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ पर जब नेम प्लेट लिखी होती है कंट्री के नाम की, तो वहाँ पर इंडिया ना लिखकर भारत लिखा गया था। ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड एज पर इंटरचेंजेबली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है हिंदी वर्जन of the preamble of Indian Constitution or India
यूज एज द टर्म भारत इन प्लेस ऑफ इंडिया। अब देखिए, बिल्कुल जब हम हिंदी के टर्म की बात करते हैं, देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में भारत, हिंदी में बेसिकली अगर हम बात करें तो हिंदी में प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और इंग्लिश में हम बात करें वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से जो स्टेटमेंट आपको वहाँ पर इंडिया लिखा गया है वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। देयर वर unanimity among the constituent assembly members regarding the adaptation of the name India along the Bharat as the official name of the country। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, दो कांग्रेस लीडर थे, एक का नाम था गोविंद सिंह, सेठ गोविंद सिंह, और एक थे के त्रिपाठी। ये दोनों लोग चाहते थे कि देश का नाम भारत पड़े। ठीक है, और जो कि लोग इंस्पायर थे इरिश फ्री स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1936 में आया था उससे। बट कुछ और मेंबर थे जैसे हरगोविंद पंत और एच वी कामत, ये चाहते थे कि भारत वर्ष नाम रखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी थोड़ी सी देखने को मिली थी नाम को लेकर। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी थोड़ी सी गलत है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड गलत है, 1 2 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 इज द करेक्ट वन। तो देखिए अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था 2000, अभी सब विंटर वाला जो सेशन था उसमें जो ओल्ड आपकी लॉज थे, कोड्स थे बेसिकली, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, ठीक है, या एविडेंस एक्ट 1872, मतलब ये देख लीजिए आप कितने पुराने हैं सारे, है ना। 1860s के हम कोड को आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, तो उन सभी को क्या किया गया है, रिवाइज किया गया है, बेसिकली रिप्लेस किया गया है नए बिल्स के साथ में। तो उन बिल्स के नाम है, आपको बताना कौन सा वाला किसके साथ मैच करता है प्रॉपरली। तो पहला वाला जो है ये लिखा हुआ है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860, तो ये है भारतीय न्याय संहिता बिल जो कि 2023 में आया था, भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए न्याय संहिता इधर वाले से मैच करेगा, बट ये इसके साथ मैच नहीं करता है, तो दिस इज फर्स्ट इज रॉन्ग। ये मैच करता है इसके साथ, न्याय संहिता के साथ। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर, तो यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973, ठीक है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, ये आपका इसके साथ मैच करता है, तो ये भी स्ट्रेट में मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर, तो एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, इसका मतलब होता है भारतीय साक्ष्य बिल। भारतीय साक्ष्य बिल आपका कहाँ है, ये रहा। तो मतलब ये स्ट्रेट में तो कोई मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मैचिंग नहीं हो रही है, तो तीनों यहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव पेयर इज द करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो ये बिलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, सबके आगे आप 2023 लगा दीजिए, 2023, 2023 में बिल आए थे। ठीक है, which of the following constitutional amendment act gave constitutional status and protection to the cooperative societies। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एक्ट आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आता है। और ये कब हुआ था, 2011 के अंदर। ठीक है, 2011 के अंदर आया था। ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और इट मीट द राइट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द आर्टिकल 19। ठीक है, फंडामेंटल आर्टिकल 19। ठीक है, और इसे ऐड किया गया था इन एज अ न्यू आर्टिकल इन आर्टिकल 43B, और 43B जो है वो क्या कहता है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ DPSP फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और साथ में यहाँ पर एडिशन होता है नाइन्थ, सॉरी नाइन्थ, दैट इज 9th B का। ठीक है, नया पार्ट 9th B इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसका टाइटल था द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, और जिसके लिए आर्टिकल्स जो मेंशन हुए 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। ठीक है, दिस विल कंटेन्स अंडर दिस पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो इसमें एक आ गया है कि आपकी करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इट गिव्स अनलिमिटेड पावर टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल करेक्ट है आपकी ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। इसके अंदर ये कहा गया है कि भाई जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसने एक एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी दी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाएं और उसके अनुसार आप काम करें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। और इट केम इनटू फोर्स ऑन 18 जुलाई 1947। ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बेसिकली हम बात करें यहाँ पर रॉयल एसेंट की। रॉयल मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन था उसने जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उस पर अपनी सहमति या बेसिकली उस पर सिग्नेचर कर दिया था इस पर्टिकुलर डेट को 18 जुलाई को। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया था 17 जुलाई को। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 17 जुलाई 1947 को इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या किया था, पास किया था। और पास होने के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उस टाइम पर उसने इस पर अपनी असेंट दे दी थी कब, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो उसके बाद से ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, और बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पर एक फाइनल मार्क हो जाता है और फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन टू द न्यूली फॉर्म्ड डोमिनियन ऑफ स्टेट दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोनों चीजें हो गई करेक्ट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement with respect to the with reference to the constitution, Indian constitution is not correct? Not correct आपको बताना है। ओके, तो constitution was adopted on 26th of November 1949। तो दे अडॉप्ट तो इस डेट में कर दी गई थी बट इन्फोर्स कब हुई थी, 26th of January 1950 को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड है द लास्ट the date of commencement of constitution was chosen as 26 January because the पूर्ण स्वराज डे was celebrated on this in 1930। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। और किसके द्वारा किया गया था, आईएनसी के द्वारा। और किस सेशन के अंदर ये कहाँ पर सेशन हुआ था, दैट इज द लाहौर सेशन, लाहौर सेशन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। थर्ड है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट of 1947 and Government of India Act 1935 were repealed with the commencement of the constitution। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ द संविधान हमारा लागू हुआ, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिपील हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ प्रीवीसी काउंसिल जुडिशरी एक्ट जो है वो यहाँ पर लागू हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रीएम्बल 395 एंड 10 शेड्यूल। देखिए यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 8 शेड्यूल होगा। 8 शेड्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलते थे, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग है दैट मीन्स आपका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। रॉन्ग ही आपसे पूछा गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं उनकी कमेटी से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट पूछी है। कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंडक्टेड पार्लियामेंट्री रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट अलोकेटेड टू देम। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। कमिटीज जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, असेंबली के द्वारा, ठीक है, उन्होंने कई सारे एक्सटेंसिव रिसर्च किए ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर और एग्जामाइन किया बहुत सारी चीज़ों को, वर्ल्ड डाटा को, दुनिया भर की इंडिया सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस को कंसल्ट किया, वेरियस एक्सपर्ट्स को जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के थे। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग चल रही थी, उस टाइम पर रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही थी कि भाई हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ों को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन और आपसे पूछा गया है, करेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ मेंबर ऑफ मल्टीपल कमेटी फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही, ये कई सारी कमिटीज में मेंबर थे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें अगर जो ये मेंबर थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, माइनॉरिटी कमेटी के भी मेंबर थे, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी मेंबर थे। कमेटी एक थी कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड
कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो इन सभी कमेटियों में भी मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया was the largest of all the committees of the Constituent Assembly in the terms of number of members। ठीक है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि भाई जो ये पर्टिकुलर कमेटी है ये बाकी कमेटियों में मतलब इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज के अंदर जो कमेटी के अंदर थे शेल यहाँ पर मतलब 70 से या 72 से ज़्यादा लोग 72 से मोर देन 72 पीपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इनिशियली जब ये शुरू हुई थी तो 50 लोगों की एक कमेटी थी, बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 72-75 के अराउंड ये स्ट्रेंथ पहुंच गई थी। दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच कमेटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर क्या करेक्ट है, तो करेक्ट है तीनों। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दीज।